ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सीक्वेंस की बात करो ना, तो सीक्वेंस के हिसाब से आज के लेक्चर में हमारे पास नेम रिएक्शंस होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया है, देखो नेम रिएक्शन के ऊपर ना एक्सक्लूसिवली मेरा एक वीडियो बना हुआ है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था और मैंने बच्चों को बता भी दिया था। फिर भी अगर इस कोर्स को कोई बाद में देखेगा, उनके लिए मैं वीडियो में बोल दे रहा हूँ कि आप ना क्या करो, नेम रिएक्शन को ना आप मेरे चैनल से कवर कर लो, ठीक है। देखो नेम रिएक्शन को कवर कभी भी कर सकते हो, वैसे तो ऐसा नहीं कि आज के लेक्चर में नेम रिएक्शन का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा या तो इस लेक्चर से पहले या तो इस लेक्चर के जस्ट बाद आप नेम रिएक्शन को कवर कर लेना। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर इजी केमिस्ट्री जेई नीट, वहाँ पे आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, वहाँ से आप नेम रिएक्शन कर लेना, है ना। वीडियो का नाम ऐसा कुछ होगा, ऑल ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन वन शॉट, ऐसा करके वीडियो का नेम होगा। अराउंड 3-3.5 घंटे का वीडियो का, वो देख लेना, ठीक है। वहाँ पे सारे नेम रिएक्शन कवर्ड है। इस कोर्स में मैं नेम रिएक्शन को कवर करूँगा अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है। तो मैंने सोचा, मैंने उसके ऊपर वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से देख लेना। मैं आगे का पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। एक बार अगर ये कोर्स ख़त्म हो जाता है, उसके बाद टाइम बचता है, तो इसी कोर्स में हम लेक्चर्स को आगे एक्सटेंड करके डाल देंगे, ठीक है। तो आज मैं एरोमेटिक का थीम स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो जेई मेंस, जेई एडवांस, इन सभी एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम एरोमेटिक का होता है। आने वाले 3 से 4 लेक्चर में हम शायद एरोमेटिक की थीम को समझने वाले, और मैं आपको बोलूँगा ये एरोमेटिक का थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जेई मेंस एंड जेई एडवांस, और नीट में भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन जेई मेंस, जेई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज मैं एरोमेटिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एरोमेटिक स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है ना, कोई मासूम बच्चा ये मत सोच लेना कि एरोमेटिक का मतलब है कि मैं आपको एरोमेटिसिटी सिखाने वाला हूँ। मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे पता करते हैं कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक है। नहीं, आज के लेक्चर में ये नहीं होगा। अगर आपको ये चाहिए, इसी कोर्स में जीओसी पार्ट 4 देखना, वहाँ पे कवर्ड है। एरोमेटिक से मेरा मतलब है ना एरोमेटिक कंपाउंड्स का केमिस्ट्री पढ़ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल। तो एक्चुअली हमें क्या करना है ना, मेनली हमें बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि आपके पास फिनॉल हो गया जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होगा, जैसे कि आपके पास बेंजल्डिहाइड हो गया जब बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जैसे कि आपके पास बेंजोइक एसिड हो गया जब आपके बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, जैसे कि आपके पास एनिलीन हो गया जब आपके पास बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होगा, जैसे कि आपके पास टोलुइन हो गया जब आपके पास बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप होगा, या फिर आपके पास खुद बेंजीन है। हमें इन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, इनके रिएक्शंस को स्टडी करना है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेई सिलेबस में, ठीक है। तो एरोमेटिक में हम क्या पढ़ने वाले, अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊं ना, तो एरोमेटिक में हम पढ़ेंगे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, इसकी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान सुनना इसको। देखो सबसे पहली बात, बेंजीन होता क्या है। देखो बेंजीन हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होता है जहाँ पे हमारे पास 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक रेजोनेंस ऑपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक रेजोनेंस ऑपरेट इन बेंजीन रिंग, ठीक है, इन बेंजीन रिंग। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जीओसी में
कि ये जो आप देखते हो ये आपके पास बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, RS1 बोल देते हैं। इसी तरह से आपके पास बेंजीन का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है जहाँ पे आप केवल पाई बॉन्ड के पोजीशन को बदल दोगे और एक्चुअली होता क्या, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में कंटिन्यूसली इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसे हम RS2 कह देंगे। और हमने बात किया था ये हमारे पास हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। कैसे बनेगा, सिग्मा फ्रेमवर्क को ड्रॉ करो। अब देखो आपको देखना है आपका पाई बॉन्ड कौन से कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज्ड है, तो आपको दिखेगा सभी कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। वैसे तो उसको डॉटेड लाइन से दिखाना चाहिए, लेकिन बार बार उसको डॉटेड लाइन से दिखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, क्योंकि बेंजीन का बहुत इस्तेमाल करते हैं हम, तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट सर्कल से दिखा देते हैं, लेकिन लॉजिकली ये हमारे पास डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होना चाहिए। ये हमारे पास बेंजीन होता है, ठीक है। अब आपको पता है जो बेंजीन आपके पास होता है वो क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना। तो आपको क्या पता है कि जो आपके पास बेंजीन है, जिसको मैं ऐसे दिखाऊंगा कॉमनली, ये आपके पास क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है, इसके पास अरोमा होता है। अरोमा मतलब प्रेजेंट स्मेल, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड है, मुझे कैसे पता, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कौन सा प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात ये आपके पास साइक्लिक है, सेकंड बात ये आपके पास प्लेनर है, थर्ड बात ये आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम है, अगला बात क्या अगर आप देखोगे, ये आपके पास हक्कल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, इसलिए आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। देखो इस एक स्लाइड मैंने जो भी बात की, अगर आपको इस बात में कंफर्ट है, अगर आपको ये सारी बातें समझ आ रही है, अगर आपकी ये सारी बातें सुनी हुई है, तो आपने GOC काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, आपको दिक्कत नहीं है, सब समझ आएगा आगे का। लेकिन अगर आपको ये सब बातों में ही दिक्कत आ रही है, आपको ये सब बातें ही समझ नहीं आ रही है, तो फिर बहुत दिक्कत है, आपका GOC काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ है मेरे ख्याल से। देखो परेशानी वाली बात नहीं है, समझ आपको आगे का वैसे भी आ जाएगा, मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपका GOC में दिक्कत है फिर। तो एक बार GOC पढ़ लेना, इस सीरीज से ही 3-4 लेक्चर है शायद कवर्ड है पूरा। अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना हमें यहाँ पे प्रिपरेशन समझना है। अब देखो एरोमेटिक वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ याद करने वाला भी है। इसमें ना काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे रिएक्शन है जो कि NCERT में लिखी हुई है, जो कि हम लोग को बस याद करना है और जो कि एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन थीम होता है ना एरोमेटिक का, अभी हम बेंजीन की बात करेंगे पहले, तो बेंजीन का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम जो होता है उसका प्रिपरेशन मेथड, कि बेंजीन बनाए कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इतना इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको बेंजीन को बनाने का थीम आता होगा ना, तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस का ना एंड प्रोडक्ट बेंजीन ही होता है, ठीक है। इनफैक्ट देखो एरोमेटिक वाला पार्ट JEE एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि JEE एडवांस में जो आपके पास एरो वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें भी मोस्टली आप देखोगे रिएक्शन में कहीं ना कहीं एरोमेटिक प्रोडक्ट बना रहा होगा, है ना। तो मैं ना आपको यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड का सिंथेसिस का जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो दिखा दूंगा, सिखा दूंगा। अगर आप वो थीम को सीख जाओगे ना, आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है, आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इतना सा कहानी है। तो आपको प्रिपरेशन मेथड ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पे जिसका मैकेनिज्म बताऊंगा उसका ज़रूरी है, जिसका नहीं बताऊंगा उसका ज़रूरी नहीं है एंड टाइम पे, ठीक है। देखो अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की बात करूंगा, हम लोग को बेंजीन को बनाना है। बेंजीन मतलब क्या, आपको दिखा चुका हूँ, ये वाले कंपाउंड की बात हो रही है, इसको बनाना है। अब ये कैसे कैसे बनेगा समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला इसमें थीम आता है ना, थीम आता है एरोमेटाइजेशन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है JEE मेंस के लिए और एडवांस के लिए भी, हालांकि JEE मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस थीम को आपने दिमाग में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कुछ रिएक्शन आपको बताऊंगा, वो ध्यान रखना है। देखो अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल मतलब ये स्ट्रेट चेन है, और हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, दिख रहा है 6 कार्बन है।
अगर आप इसके ऊपर डाल देते हो क्या, अगर आप इसके ऊपर डाल देते हो कोई पर्टिकुलर रिएजेंट, कौन सा, या तो इस्तेमाल कर लो यहाँ पे क्रोमियम 3 ऑक्साइड का, मतलब कि Cr2O3, या फिर इस्तेमाल कर लो यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का, इसका मतलब V2O5, या फिर इस्तेमाल कर लो यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड का, इसका मतलब MO2O3, इसका इस्तेमाल कर लो। साथ में ना यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वैसे वो पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको एग्ज़ाम वाला लिख के देगा, तो आपको एज सच तो याद करने का ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप याद कर लो तो फ़ायदे में रहोगे। तो वो जो आपके पास होता है टेम्परेचर, वो आपके पास होता है कितना, 773 केल्विन। तो आपके पास इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट दिख जाए, आपके पास इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट दिख जाए और साथ में 773 केल्विन टेम्परेचर दिख जाए, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बेंजीन होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है समझो। इन रिएजेंट्स ने क्या किया, सबसे पहली बात, इन रिएजेंट्स ने ये ओपन चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया। उसके बाद इन रिएजेंट्स ने क्या किया, उसके बाद इन रिएजेंट्स ने यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड लगा दिए। तो पहली बात तो रिएजेंट ने क्या किया, ओपन चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया। दूसरा बात, जो आपका साइक्लिक कंपाउंड था उसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया। तो ये जो आपका रिएजेंट है, दो काम करा रहे हैं, एक तो ये आपका साइक्लाइजेशन करा रहे हैं, दूसरी बात ये आपका एरोमेटाइजेशन करा रहे हैं। ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट में बेंजीन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन थीम है। वैसे अगर आपको जानना हो, यहाँ पे हम ना 10 to 20 ATM प्रेशर रखते हैं। ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। ठीक है। अच्छा, बहुत बार क्या करते हैं यहाँ पे ना, मानो आपके पास एन हेक्सेन की जगह एन हेप्टेन दे दिया, तो फ़र्क क्या पड़ेगा। देखो, अगर ऐसा कुछ आ जाए ना, तो आपको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली एरोमेटिक वाले पोर्शन में बहुत बार फीलिंग बेसिस से आंसर देना होता है। ठीक है। बहुत बार ना आपको फीलिंग बेसिस से आंसर देना होता है। कुछ सोचो, आपको पता है ये जो रिएजेंट है, ये जो आपके सेट ऑफ रिएजेंट है, सेम रिएजेंट यहाँ पे भी लिखने हैं। ठीक है। तो ये जो आपके सेट ऑफ रिएजेंट है, ये क्या करते हैं, एक तो आपका कराते हैं साइक्लाइजेशन, एक आपका कराते हैं एरोमेटाइजेशन। ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ मासूम बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि भाई पहले हमारे पास 6 कार्बन था, तो 6 कार्बन का रिंग बना दिया, अब हमारे पास 7 कार्बन है, 7 कार्बन का रिंग बना देंगे। लेकिन खुद से पूछो ना, क्या आपका 7 कार्बन का रिंग स्टेबल होता है? स्टेबल 6 कार्बन का होता है ना। दूसरी बात देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ एरोमेटिक के जो भी थीम होगा ना, उसमें आप बेंजीनोइड कंपाउंड बनाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसा कंपाउंड बनाने का कोशिश करोगे जिसमें बेंजीन कोर होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, थीम एरोमेटिक का है, टॉपिक का नाम एरोमेटिक है, लेकिन हम बेंजीन ही बनाएंगे। हमारे पास और भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, 7 मेंबर रिंग में भी हम एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या जानना है कि जेई सिलेबस में हम मेनली एरोमेटिक के अंदर बेंजीन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या होगा, बेंजीन बनेगा या फिर उसका डेरिवेटिव बनेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इस पर्टिकुलर थीम में, कहीं ना कहीं जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इस पर्टिकुलर थीम में, वो आपका बेंजीनोइड कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब उसमें बेंजीन कोर होगा। तो आपका फीलिंग यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, जब आपके पास यहाँ पे 6 कार्बन थे, तब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट में क्या होता था, 6 मेंबर रिंग बनता था, साथ में आपका एरोमेटाइजेशन हो जाता था, आपके पास बेंजीन बनता था। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, 6 की जगह 7 कार्बन आ गए, तो प्रोडक्ट में चेंज क्या आएगा, देखो पहले तो 6 कार्बन का रिंग बन जाएगा, उसके बाद देखो यहाँ पे एरोमेटाइजेशन भी हो जाएगा, लेकिन एक कार्बन जो बच गया वो आपका मिथाइल के फॉर्मेट में प्रोडक्ट में आ जाएगा और प्रोडक्ट का नाम आपके पास टॉलुइन हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको मैं ये पढ़ाता हूँ और अगर एग्जाम में ये आता है, तो ये भी आपको आंसर करना है यार। ठीक है। आप ना एक बात याद रखना, ये क्रैश कोर्स है यार। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोग 2 साल पढ़ते हैं, उसको आप 1 महीने से कम में पढ़ोगे। इस बात का ध्यान रखना। ये समझ आ गया आपको। अब देखो आगे हमारे पास क्या होता है, सुनो। अगर आपके पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन गिवन है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे सेलेनियम के साथ हीट करोगे, टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन में
एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब आपके पास साइक्लोहेक्सीन है। तो उस पर्टिकुलर केस में ना ये काम आपका, ये जो पर्टिकुलर काम आपका है ये आपका पैलेडियम ओवर चारकोल भी कर देगा। समझ आ रहा है? लेकिन देखो दोनों में फ़र्क है। ये जो आपका सेलिनियम है ना, ये आपका साइक्लोहेक्सेन को भी बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, अच्छा ईल्ड आएगा। अगर आप सोचोगे साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करने का यूजिंग पैलेडियम ओवर चारकोल, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे काफ़ी ख़राब ईल्ड आएगा। तो पैलेडियम ओवर चारकोल थोड़ा आलसी है। ये क्या बोलता है ना भाई, आप एक पाई बॉन्ड बना दो, बाकी बचा हुआ 2 पाई बॉन्ड मैं बना दूंगा। लेकिन जो अपना सेलिनियम ओवर 500 है वो बहुत ही मेहनती है, वो बोलता है कि भाई तीनों पाई बॉन्ड मैं बना दूंगा। सबसे ज़्यादा मेहनती ये तीनों रिएजेंट है। ये बोलते हैं भाई देखो रिंग भी हम खुद ही बना लेंगे और एरोमेटाइजेशन भी हम खुद ही करा लेंगे। ये आपके पास पर्टिकुलर रिएजेंट्स होते हैं जो आपको एरोमेटाइजेशन के थीम के नाम पे याद होने चाहिए। इनका मैकेनिज्म 0.00001% भी काम का नहीं है, इवन इन जे एडवांस काम का नहीं है। खाली आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये जो फर्स्ट रिएक्शन है वही इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ये सेकंड थर्ड रिएक्शन आपको एडवांस में दिखेगा, मेंस में आपको जनरली फर्स्ट रिएक्शन ही दिखता है। ठीक है, अब एक और चीज़ सीखो, एक और चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, वो चीज़ क्या है देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हम ना बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड की, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड की। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, इसके ऊपर अगर आपने डाला पानी, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में आपका एसिटिलीन बनता है, इसका दूसरा नाम मिथाइन भी है। ये आपका गैस होता है, तो ये गैस के फॉर्म में निकल जाता है बाहर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लेते हो मैग्नीशियम कार्बाइड है ना, मतलब Mg2C3 है ना, इसके ऊपर अगर आप डालते हो पानी तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, साथ में यहाँ पे C3H4 आएगा। ठीक है, ये जो आपका बना है ये आपका प्रोपाइन है, ऊपर वाला आपका इथाइन है, नीचे वाला आपका प्रोपाइन है, दोनों आपके पास अल्काइन है। ठीक है, अगर रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगा देना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड लेते हो, इसका कराओगे हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में मीथेन गैस बाहर निकलेगा। समझे? अब देखो ये ना आपको याद नहीं करना है यार, शॉर्टकट है इसका। शॉर्टकट बता दूं क्या? देखो उसका शॉर्टकट बहुत सिंपल है यार। शॉर्टकट क्या है ना, जो भी आपके पास कार्बाइड है सबसे पहले उसको आयनिक मान के तोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पहले वाले केस का दिखा दूं, कैल्शियम कार्बाइड है, अगर मैं इसको आयनिक मान के तोड़ूंगा तो आपको पता है कैल्शियम है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +2। तो आपको पता है कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा, और क्योंकि आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसका मतलब C2 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपको इसमें पानी जोड़ना है। पानी को आप क्या बोलोगे, पानी को आप बोलोगे भाई साहब, पानी को अगर आप तोड़ोगे आयंस में, ये होगा H+ और ये होगा OH-। अब आपको ना यहाँ पे अपोजिट चार्ज को जोड़ना है, तो पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव आर लिखना, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव आर लिखना। ठीक है, अब आपको पता है देखो यहाँ पे 2 यूनिट चार्ज है, यहाँ पे 1 यूनिट चार्ज है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 मोल पानी लेंगे, तो 2 OH- आएगा, 2 H+ आएगा। खाली आपको कुछ नहीं करना है, अपोजिट चार्ज को जोड़ देना है। Ca2+ 2 OH- मिल क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। C2 2- और 2 H+ मिल क्या बनाएगा, C2H2 बनाएगा। बात समझ आई? अब आप बोलोगे भाई साहब आप टॉपिक से इतना डाइवर्ट कैसे हो गए? मैं बोलूँगा ऐसा क्यों कह रहे हो? आप बोलोगे अभी आप पढ़ा रहे थे एरोमेटिक, मैं बोलूँगा हाँ। आपने कहा एरोमेटिक होता है बेंजीन का केमिस्ट्री, मैं बोलूँगा हाँ। आप बोलोगे भाई साहब यहाँ पे तो आपके पास ओपन चेन कंपाउंड बन गया, एसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। आपको पता है जो भी आपके पास एसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो आपका नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए साइकिल का होना ज़रूरी है, मैं बोलूँगा हाँ। तो ये क्यों पढ़ाया, टाइम क्यों वेस्ट किया? मैं बोलूँगा टाइम वेस्ट नहीं किया यार, ये मैंने आपको थीम बताया है। देखो थीम क्या है समझो। अभी ना यहाँ पे आपके पास एक थीम होता है, वो थीम होता है थीम ऑफ ट्राइमराइजेशन। ठीक है, बहुत फेमस थीम है बहुत। अब तो इसको मेंस बहुत पूछ लिया है, पहले यह नया था पुराना हो गया। इसको बोलेंगे थीम ऑफ ट्राइमराइजेशन। और ये कौन कराता है, ये हमारा रेड हॉट आयरन ट्यूब कराता है।
रेड हॉट आयरन ट्यूब इसका बादशाह है। क्या कराता है देखो, आपको समझ आ रहा है थीम ऑफ ट्राइमराइजेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे हम सबस्ट्रेट के 3 मोल लेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसी की बात कर लो, देखो पहले वाले केस में क्या बना है मेरे पास C2H2, ये क्या होता है इथाइन, मतलब कुछ ऐसा होगा। आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा ये आपके पास इथाइन है। देखो बहुत आसान तरीका है। क्या आपको एल्केन एल्किन एल्काइन का जनरल फॉर्मूला याद है? एल्केन का क्या होता है CnH2n+2, एल्किन का क्या होता है CnH2n, एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। तो अगर आप देखोगे ये आपका एल्काइन का जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 2 कार्बन वाला एल्काइन है जो आपके पास यही पॉसिबल है। अगर ऐसे भी नहीं समझा, इसका ड्यू निकालो, ड्यू का फॉर्मूला आता है ना, यहाँ पे इसका ड्यू निकालना। अगर आप इसका ड्यू निकालोगे ना, इसका ड्यू 2 आएगा, इसका मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। ड्यू का फॉर्मूला किसको नहीं आता है, पेन कौन सा इस्तेमाल करे, लिख देते हैं C+1 - H+X - n/2। C हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, H हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X हो गया नंबर ऑफ हैलोजन एटम, N हो गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ साफ साफ लिखने का। अब देखो अगर आप इसके ऊपर डालोगे रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना आपके पास बेंजीन बन जाएगा यार, और यहाँ पे इसका 3 मोल कंज्यूम होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार क्या करते हैं ना, ऑर्गेनिक के साथ फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जोड़ देते हैं। बहुत बार ना यहाँ पे आपको इसका मास दे देंगे, ठीक है, और आपसे बोलेंगे प्रोडक्ट का मास बताओ, और आपको बोल देंगे मानो रिएक्शन का यील्ड 50% है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको यही नहीं पता ना कि इसका 3 मोल कंज्यूम होकर इसका 1 मोल बनता है, तो आप गलती कर दोगे कैलकुलेशन में, ठीक है। देखो करना क्या है, सुनो, आपको पता है कि ये थीम आपका ट्राइमराइजेशन का है, मतलब कि इसमें बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव बनेगा। आपको ना इसको बेंजीन फैशन में अरेंज करना है। अब इसको बेंजीन फैशन में अरेंज कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। एक यूनिट को ऐसे दिखा दो यार, ठीक है, दूसरे यूनिट को आप ऐसे दिखा दो, और तीसरे यूनिट को आप ऐसे दिखा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं था, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं था, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं था, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। आपके पास 6 मेंबर रिंग बनेगा, पहले वो बना लो। उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था आपके पास, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड बचा। फिर यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड बचा। ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड बचा। ये समझ आ गया आपको, ये आपको समझ आ गया। अब एक चीज़ सुनो यार, मैंने आपको बताया था ना आपके टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसके ऊपर रिएक्शन परफॉर्म कराऊँ सोडामाइड का, साथ में मैं यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड ले लूँ, ठीक है, तो आपको क्या पता है सोडामाइड बेस होता है, इसका काम होगा NH2- देना। आपको पता है टर्मिनल अल्काइन का H क्या होता है, एसिडिक होता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा तेज़ होगा एसिड बेस रिएक्शन, इसको कैच करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से यहाँ पे थीम क्या होगा देखो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा ना। उसके बाद यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड है, आपको पता है आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा। कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के आयोडीन के ऊपर आ जाएंगे, I- के फॉर्मेट में लीव कर जाएगा, क्योंकि आपका I- होता है गुड लीविंग ग्रुप। ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे क्या बना, ऐसा कुछ बना। अब अगर आप इसके ऊपर डालोगे ना रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो यहाँ पे ना आपके पास ऐसा कुछ बनेगा यार, ठीक है। अब देखो आपके मन में सवाल होगा ऐसा कैसे, मुझे कैसे पता कि ये बनेगा। एक चीज़ देखो यहाँ पे आपके पास क्या होता है,
ट्राइमराइजेशन होता है। तो आपको समझ आ रहा है मेन रिएक्शन तो यही होगा, आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए मेन रिएक्शन तो यही होगा। देखो हुआ क्या है, आपका ना यही थीम फॉलो हो रहा है, बस फ़र्क क्या है ना, आपके ट्रिपल बॉन्ड के सराउंडिंग ग्रुप्स को चेंज किया। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के जगह पे मिथाइल लगा दिया। आपके मन में सवाल होगा भाई साहब मैंने यहाँ पे मिथाइल को ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्यों प्लेस किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका तीनों मिथाइल कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पे आ जाए, है ना। देखो इस चीज़ को समझो कि एक्चुअली यहाँ पे ट्राइमराइजेशन हो रहा है। जब यहाँ पे ट्राइमराइजेशन होगा ना तो आप ना कभी भी दो मिथाइल को एक एंड पे नहीं रख पाओगे, रिपल्शन हो जाएगा। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं, समझाता हूँ मैं आपको। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जगह बहुत कम है यहाँ पे, कोई बात नहीं, समझाना तो पड़ेगा लेकिन जगह भी कम है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे देखो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे क्या किया, कार्बन में हाइड्रोजन के जगह पे मिथाइल लगा दिया, है ना। अब एक बार मैंने आपको इस पर्टिकुलर एंड पे हाइड्रोजन के जगह पे मिथाइल दिखा दिया ना, जब मैं इसी का दूसरा यूनिट यहाँ पे दिखाऊंगा मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा ना क्या कहते हैं मिथाइल, तो रिपल्शन हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। दूसरे मिथाइल को यहीं पे आना पड़ेगा। अगर दूसरा मिथाइल यहाँ पे आ गया ना तो यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरे मिथाइल को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अंदर में क्या होता है, बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ। अब एक चीज़ देखो, अगर आप इसको पुराने वाले से कंपेयर करो तो हुआ क्या है, बस हाइड्रोजन के जगह पे मिथाइल लगाया है, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि बीच वाली जो कहानी है उससे हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन तो पक्का बनेगा, कुछ ना कुछ बेंजीन का डेरिवेटिव बनेगा, है ना। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो समझो। एक चीज़ देखना आपको ना, ये मिथाइल ग्रुप का आपस में पोजीशन देखना है। देखो इस कार्बन के ऊपर मिथाइल है, फिर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, फिर कार्बन के ऊपर मिथाइल है, फिर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, फिर कार्बन के ऊपर मिथाइल है, फिर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है। कहने का मतलब क्या है, सभी मिथाइल ऑल्टरनेट पोजीशन पे, कोई भी मिथाइल कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मिथाइल है, साइड वाले में नहीं है, फिर मिथाइल है, साइड वाले में नहीं है, फिर मिथाइल है, ऐसा कुछ आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम मेथिटिलीन होता है ना। अब स्पेलिंग क्या होता है इसका, यही स्पेलिंग होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। समझ गए ना बात को आप। तो ये आजकल थीम बहुत पूछता है जेई मेंस वाला, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है ये थीम तो पूछता है लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, आपने ये क्यों बताया। देखो मैं आपको अब समझाता हूँ पूरा लॉजिक, पूरा थीम कैसे पूछेगा, ठीक है। अब देखो आपको पूरा थीम सिखाता हूँ मैं। मानो आपको कैल्शियम देगा, आपको कार्बन देगा, रिएक्शन कराया, हीट किया, ए बना। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे हाइड्रोलिसिस देगा, बी बना और सी बना, ठीक है। मानो ऐसा कुछ बोल दिया आपको कि जब आप यहाँ पे CO2 डालते हो तो यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड डी बनता है जिसमें क्या होता है, मिल्कीनेस अपीयर होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे CO2 को एक्सेस में डालते हो तो आपका मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको ये बोलेगा जो आपका सी है ना भाई, इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे NaNH2 और CH3I, इस थीम को मैंने यहाँ पे एक्सेस में डाल दिया दोनों को मिला के। तो ऐसा करने से मेरे पास डी बनेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डी में क्या किया, डी में मैंने यहाँ पे रेड हॉट आयरन ट्यूब डाल दिया, मेरे पास ई बनेगा। ऐसा कुछ कहानी आपके पास है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपको पता है जब आपका कैल्शियम और कार्बन रिएक्ट करेगा ये आपका कैल्शियम कार्बाइड बनाएगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा और आपके पास एसिटिलीन गैस आएगा जो कि बेसिकली इथाइन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपको पता है कि अगर मैं आपको ये इनऑर्गेनिक वाला रिएक्शन दिखा दूँ, बहुत बेसिक रिएक्शन है ये सब यार। ऐसा मत कहना कि भाई पी ब्लॉक में रिएक्शन वाला पार्ट हट गया, ये कैसे एग्जाम में दे दिया। ये बहुत बेसिक रिएक्शन है, 10 में सीखते हो। इतने बेसिक रिएक्शन दे सकता है जी, ठीक है। वैसे भी हटा सिर्फ मेन से, एडवांस में तो आएगा ही। तो देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है दिखने में। देखो अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे CO2
तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्लेट लाइम। जब आप इसमें CO2 डालते हो क्या होता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या होता है, मिल्कीनेस अपीयर होता है, राइट, पढ़ा होगा बचपन में। लेकिन अगर आप यहाँ पे CO2 को एक्सेस में पास करते हो क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, आपका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, मालूम है ना। अच्छा एक चीज देखो, आपको पता है कि आपका C2H2 क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, सही बात है। अब की बार देखो मैंने यहाँ पे सोडामाइड और मिथाइल आयोडाइड को एक्सेस में डाला है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप होगा, मैंने आपको एक साथ दिखा दे रहा हूँ। देखो होगा क्या, आपका सोडामाइड एक्सेस में टूट के आपको Na+NH2- देगा। NH2- काम करता है बेस का, और आपको पता है कि टर्मिनल अल्काइन का H क्या होता है, एसिडिक। तो वैसे देखो ये जो मैं आपको दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ, दोनों एक एक करके होगा, क्या होगा, इसके H को खींचेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के इसके ऊपर आएंगे। सिमिलरली यहाँ से भी होगा, मैं दोनों को एक साथ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मिथाइल आयोडाइड होगा। ये मैंने आपको थीम सिखाया है क्योंकि इसी थीम में पूछेगा जेई। मेंस का नहीं पता, एडवांस तो ये थीम देता है बहुत कॉमनली, बहुत सारे PYQ में आपको यही थीम दिख जाएगा, ठीक है। अब की बार देखो बहुत क्लियर कट है यार। देखो जब आपके पास एक साइड मिथाइल था, एक साइड हाइड्रोजन, तब कंफ्यूजन था कि भाई साहब मिथाइल कॉन्जिक्यूटिव होगा कि ऑल्टरनेट होगा। लेकिन जब आपके पास दोनों साइड मिथाइल है ना, तो ये बहुत आसान केस है यार, बहुत आसान, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन का पॉसिबिलिटी हटा दिया गया है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर डालोगे रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो आपको पता है एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे दोनों मिथाइल की जगह हाइड्रोजन होता तो आपको पता है आंसर क्या आता, आंसर आपका बेंजीन आता। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों साइड लग गया मिथाइल, इसका मतलब हर कार्बन के ऊपर मिथाइल आ जाएगा। मैं मानता हूँ इस प्रोडक्ट का यील्ड काफ़ी कम होगा, जगह नहीं है मेरे पास, क्या करूँ, मिटा के वापस बनाओ, कोई बात नहीं। मैं मानता हूँ मेरे पास इस प्रोडक्ट का यील्ड काफ़ी कम होगा, लेकिन यही बनेगा प्रोडक्ट। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मानो यहाँ पे आपसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और आपको यहाँ पे हर एक रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड दे दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आपका रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 50% था, ठीक है। मान लेते हैं कि रिएक्शन का यील्ड 50% था, तो 50% का मतलब क्या हुआ, समझे। 50% का मतलब ये हुआ, आप कैसे सॉल्व करोगे इस केस में। देखो परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि जितना बनना चाहिए था उसमें से असलियत में कितना बना है। तो मानो अगर आपके पास थ्योरेटिकली स्टोइकियोमेट्री लगाने के बाद प्रोडक्ट का जो अमाउंट आना चाहिए वो 6 मोल आना चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन का यील्ड 50% है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट का अमाउंट होगा वो आपका 50% ऑफ थ्योरेटिकल अमाउंट होगा, इसका मतलब 50% ऑफ 6 मोल होगा, इसका मतलब 3 मोल होगा, ठीक है। ऐसा आपको लगता है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड। अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सारी बातें कर ली, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन के बारे में, है ना, ये एरोमेटिक के बारे में। ये हमने 5th रिएक्शन को पढ़ लिया, ट्राइमराइजेशन का थीम, है ना। अब देखो हम और कुछ रिएक्शंस को देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना यार। देखो अगर मैं यहाँ पे 6th रिएक्शन का बात करता हूँ, कलर चेंज करते हैं, येलो का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आपको पता है अगर आपके पास फिनॉल हो, और अगर आपको फिनॉल से बनाना है बेंजीन, कैसे बनेगा, बहुत आसान है यार। यहाँ पे ना जिंक डस्ट डाल दो। अगर आप यहाँ पे जिंक डस्ट डाल दोगे, अगर आप यहाँ पे जिंक डस्ट डाल दोगे, क्या होगा, जो जिंक होगा ना, ये जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है ये वाला, इसको ना ZnO के फॉर्मेट में बाहर निकाल देगा। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या आएगा, बेंजीन आएगा, साथ में ZnO आएगा, आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजीन होगा, ठीक है। अगर आपके पास सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनाना है बेंजीन, कैसे बनेगा मालूम है, कुछ नहीं, आप ना यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 डाल दो। अगर आप यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 डालोगे ना, तो आपका डाइल्यूट H2SO4 क्या कराता है, डीसल्फोनेशन कराता है। ये क्या करेगा, H2SO4 को बाहर निकाल देगा, ये आपका डीसल्फोनेशन कराता है। देखो बहुत बार यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी ये काम करा देता है, हालांकि ज़्यादा बेटर रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है।
इसके अलावा मानो आपके पास यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है, इसका अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है बेंजीन, कैसे बनेगा? देखो बहुत आसान है, आपको ना यहाँ पे सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कभी आगे देख लेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, रिएजेंट क्या होता है, NaOH ओवर CaO, ठीक है, टेंशन मत लो। मैं ना डी कार्बोक्सिलेशन के थीम को अलग से लूँगा आराम से, वहाँ मैं आपको सब सिखा दूंगा। अभी के लिए समझ लो कि ये आपका रिएजेंट होता है NaOH ओवर CaO, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, और रिएजेंट भी, ठीक है। कि आपका थीम होता है NaOH ओवर CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम का थीम। ये क्या कराता है, आपका डी कार्बोक्सिलेशन कराता है। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है CO2, इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये आपके CO2 को बाहर निकाल देगा। रिएक्शन का नाम होता है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। CaO के बस लाइम बोल रहे हैं, NaOH के बस सोडा बोल रहे हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। लिख लेना, जगह नहीं मेरे पास, अपने कॉपी में लिखो, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर? अच्छा, मानो ऐसा कुछ है आपके पास, बहुत ध्यान से देखना। मानो आपके पास यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है, इससे बेंजीन कैसे बनेगा? अगर यहाँ पे आपके पास नाइट्रोबेंजीन है ना, सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनिलीन में। अब वो काम कैसे होगा, देखो यहाँ पे ना 3 रिएजेंट ये काम करते हैं जो आपको कॉमनली दिखेंगे। या तो इस्तेमाल कर लो Fe+HCl, या तो इस्तेमाल कर लो Sn+HCl, या तो इस्तेमाल कर लो Zn+HCl, ठीक है। ऐसा करने से आपके पास एनिलीन बनेगा। उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, उसको भी मैं आगे की थीम में कवर करूँगा। अभी के लिए समझ लो, यहाँ पे ना आपको नाइट्रस एसिड डालना पड़ता है यार, HNO2। अगर आप ये डाल तो यहाँ पे रिएक्शन होता है डाईअज़ोटाइजेशन। क्या होता है इसको समझेंगे आगे की थीम में, डाईअज़ोटाइजेशन, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है वो सीख लो। देखो आपको ना रिएक्शन पहचानना सीख लो। कभी भी आपको दिख जाए NH2 साथ में दिख जाए नाइट्रस एसिड, थीम है डाईअज़ोटाइजेशन। का शॉर्टकट क्या है, NH2 को रिप्लेस करना है N2 पॉजिटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो आपका बनेगा इसका नाम होगा BDC, या इसको बोल सकते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। अब इसके ऊपर फिर 2 रिएजेंट होते हैं यार, या तो आप यहाँ पे H3PO2 का इस्तेमाल कर लो, या फिर आप यहाँ पे इथेनॉल का इस्तेमाल कर लो। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बेंजीन में। समझ आया आपको? ये आपका कहानी, ये आपका तरीका है बेंजीन को बनाने का। अभी देखो, मुझे पता है आपको डाउट आ रहा होगा, भाई आपको समझ नहीं आ रहा है क्या याद रखना है क्या नहीं, कैसे याद रखेंगे। मुझे एक बात बताओ यार, बचपन में जब पहली बार स्कूल गए थे फर्स्ट टाइम, तो क्या हुआ था? स्कूल में जाते ही आपके टीचर ने क्लास में सबको बोला था, भाई एक काम करो, अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मानो अगर आप गए होंगे, आपका एवरेज 50 बच्चों का क्लास होगा, तो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा 50 बच्चों की क्लास में चला गया और 50 बच्चे अपना अलग अलग नाम बता रहे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, छोटा बच्चा ना पहले अपने सिर्फ मम्मी पापा के साथ रहता है, फिर नया नया स्कूल जाता है, तो उसको ना ज़्यादा लोगों को देखने का आदत नहीं होता, उसको ज़्यादा नाम याद रखने का आदत नहीं होता, तो उसके पास एकदम 50 नाम, एकदम से नए 50 नाम आ जाते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, क्या वो बच्चा ऐसा कुछ करता है कि भाई एक काम करते हैं, कॉपी निकालो, पेन निकालो, सबके नाम लिखो, रटना चालू? ऐसा नहीं करता ना। वो बच्चा समय देता है, टाइम स्पेंड करता है, अपने आप हो जाता है ना। सेम चीज़ यहाँ पे यार, ये तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, उसके बाद जब क्वेश्चन करोगे तब इनको वापस देखोगे, रिवीजन करोगे तब वापस देखोगे। अगर मुझसे रिवीजन करोगे, मैं तो बहुत बार रिपीट करूँगा। मुझसे अगर आप क्वेश्चन करोगे, अगर आप मेरा PYQ वीडियो देखोगे, मैं बहुत रिपीट करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को। अगर आप मेरा क्वेश्चन वीडियो देखोगे, बहुत रिपीट करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को। आपको समझना पड़ेगा, जब एक केमिस्ट्री एजुकेटर कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करता है, वो इंटेंशनल रेपिटेशन है यार, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब ही रेपिटेशन है। जो बंदा कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करेगा, उसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस आपको बहुत कॉमनली दिखते हैं। अब परेशान मत हो यार, अभी आप परेशान हो रहे हो। देखो धीमे धीमे आप इन रिएक्शन को बहुत ज़्यादा देखोगे, ठीक है। जैसे देखो, ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आपको याद कौन से रखने हैं, मतलब आपको मैक्सिमम रिएक्शन याद ही रखने हैं, सही बताऊँ ना, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है यार।
आपको अपने आप ना विद टाइम याद हो जाते हैं। लेकिन देखो ये जो आपका पर्टिकुलर डायअज़ोटाइजेशन है इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और बाकी रिएक्शन ना बहुत कॉमनली आपको आगे दिखेगा अभी। देखो ये रिएक्शन जो है ना इस पेज में, ये सब रिएक्शन आपको दिखेगा आगे कॉमनली, टेंशन मत लो। लेकिन ये रिएक्शन आपको आगे दिखने का चांस कम है, लेकिन ये भी आपको याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। याद हो जाएंगे मतलब ऐसा हेडेक मतलब याद करना है, बस पढ़ो और बार बार पढ़ते रहो, इतना सा कहानी है, ठीक है। अगर वीडियो में डिफिकल्टी फेस हो रहा है इस वीडियो को वापस देख लो यार, और कुछ नहीं, वापस देख लो। अभी तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट तक ना आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है यार। बच्चे ना ये गलती कर देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए। भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ना बच्चों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लो यार। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद टाइम मिलेगा ना यार, प्रैक्टिस करेंगे दुनिया भर का। फरवरी मार्च अप्रैल में करेंगे प्रैक्टिस, क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन तब अगर आप कॉन्सेप्ट बोलोगे वीक है तो दिक्कत है ना, कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लो। तो ये आपका कॉमन तरीका है अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, तो एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का कॉमन तरीका है, ठीक है। लेकिन देखो हम ना एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी केमिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसके केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे बात करेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का। सबसे पहले हम ना बेंजीन की केमिस्ट्री को पढ़ना चाहेंगे, तो हम ना मेनली अभी बेंजीन के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैंने आपको लिखाया था प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। देखो इसके अलावा ना और भी तरीके हैं, लेकिन मैंने काफ़ी रिएक्शन आपको नहीं पढ़ाया अभी, उस वजह से बता नहीं सकता। और एक्चुअली वो तरीके नहीं है, वो आगे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हेडिंग डालते हैं अगला, हम यहाँ पे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन के बारे में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। अब आपके पास बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले ना आपके पास कुछ सेट ऑफ रिएक्शन आते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको ये अंडरस्टैंडिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्रैश कोर्स को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, है ना। हालांकि क्रैश कोर्स का पर्पस होता है रिवीजन मेनली, या फिर अगर पहली बार समझ नहीं आया तब पढ़ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे आजकल होंगे जिनके पहले के कुछ गलतियाँ होंगी, इस वजह से वो नहीं पढ़ पाए होंगे। देखो एक चीज़ समझो, आपके पास ना रिएक्शन ना 3-4 टाइप की होती है। एक टाइप का रिएक्शन आपका होता है एनसीईआरटी मोड रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है ना कि ये रिएक्शन आपके पास एनसीईआरटी में गिवन है, इन रिएक्शन खाली रटना है। इन रिएक्शन का कंडीशन, इन रिएक्शन का सबस्ट्रेट, इन रिएक्शन का प्रोडक्ट, इन रिएक्शन का रिएजेंट आपको रट लेना है, ठीक है। समझे कि नहीं। पहला होता है आपका एनसीईआरटी मोड रिएक्शन, जहाँ पे आपको सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, रिएजेंट और टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन रट लेना है, क्योंकि वो एज इट इज़ पूछेगा मेंस में, ठीक है, या एडवांस में भी एरो रिएक्शन में, ठीक है। तो वो एज इट इज़ पूछेगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं दिखेगा, उसमें 0.00001% भी वेरिएशन नहीं दिखेगा। वो आपका एनसीईआरटी मोड रिएक्शन होता है, ठीक है। और आपका अगर मैं बात करूँ बाकी रिएक्शन की ना, तो कुछ रिएक्शन आपके पास ऐसे होते हैं जो कि एनसीईआरटी मोड नहीं होते, लेकिन फिर भी याद रखने हैं। उसमें आपका मेनली रिएजेंट वाले रिएक्शन आते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं नेम रिएक्शन, उसमें भी आपको मैकेनिज्म ज़्यादा काम का नहीं होता, आपको याद रखने होते हैं। और उसके बाद फोर्थ कैटेगरी होता है आपका मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक में क्या होता है ना, मेन स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी मोड रिएक्शन। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना यहाँ पे एनसीईआरटी मोड रिएक्शंस कौन कौन से हैं, तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग के रिएक्शंस बताए ना, स्टार्टिंग के 4-5 रिएक्शन, ये आपके एनसीईआरटी मोड रिएक्शन है, एज इट इज़ पूछता है, ठीक है। इनफैक्ट ये सब रिएक्शन भी कह सकते हो एनसीईआरटी मोड रिएक्शन एज इट इज़ पूछेगा। लेकिन अब वापस मैं आपको 2-3 रिएक्शन बताऊंगा, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैं आपको अभी 1-2 रिएक्शन बताऊंगा ना, वो आपके एनसीईआरटी मोड रिएक्शन है। अगर एग्जाम में पूछेगा एज इट इज़ पूछेगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करेगा, ठीक है। देखो पहला रिएक्शन क्या होता है, सुनो, यहाँ पे आते हैं। देखो ये बेंजीन है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर Cl2 ओवर H डाल दोगे एक्सेस में, तो यहां पे पता है क्या होगा, पाई बॉन्ड के ऊपर क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसका 3 इक्विवेलेंट कंज्यूम होगा, और यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के ऊपर 6 क्लोरीन लग जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एक चीज़ समझो, अगर मैं यहाँ पे हल्का स्टीरियोकेमिस्ट्री का बात करूँ ना, तो अगर आपका एक क्लोरीन अबव द प्लेन होगा, दूसरा क्लोरीन बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या, आप इसको ऐसे दिखाओगे कि अगर एक क्लोरीन वेज पे है, दूसरा आपका डैश पे होगा। अगर एक वेज पे है, दूसरा आपका डैश पे होगा।
अगर एक वेज पे है, दूसरा आपका डैश पे होगा, या इसको आप ऐसे समझ लो, अगर दिक्कत आ रही है तो ऐसे समझ लो कि अगर आपका एक क्लोरीन ऊपर है, दूसरा नीचे होगा, फिर एक ऊपर है, फिर दूसरा नीचे होगा, एक ऊपर दूसरा नीचे, बाकी हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला रिएक्शन जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा रिएक्शन देखो क्या होता है, ये रिएक्शन आपको दिखता है बर्च रिडक्शन में, ठीक है, वहाँ समझाऊंगा इसको जब ये डिस्कस होगा, है ना। हालांकि मैंने नेम रिएक्शन में हल्का डिस्कस किया होगा बर्च रिडक्शन। देखो बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म होता है यार, लेकिन वो 0% भी काम का नहीं है। मैकेनिज्म नहीं पूछता, ठीक है, मेंस में नहीं पूछता, एडवांस में नहीं पूछता, अब तक नहीं पूछा है ज़्यादा, आगे भी पूछने का चांस नहीं है, ठीक है। ये सब रिएक्शन ही काम आएंगे। देखो बर्च रिडक्शन का थीम मैं आपको बताऊंगा कभी बाद में, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा रिएजेंट होता है सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया। ये जो हमारा रिएजेंट होता है ये हमारा बर्च रिडक्शन का रिएजेंट होता है। अब देखो ये बेंजीन में क्या कराता है, ठीक है, ये बेंजीन में क्या कराता है वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ना काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है, सुनो। अगर बेंजीन हुआ आपका सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ और आपने वही डाला सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनेगा। और अगर यहाँ पे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, अगर आपने यहाँ पे सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया डाला, तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। मैं आपको अब तक बहुत बार बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, राइट। कोर्स को बीच से देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, कोर्स को स्टार्टिंग लेक्चर से देखो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस आज के लिए पूछ रहा है, ये जेई मेंस का लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इस बार भी कोई ना कोई शिफ्ट में ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम। आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरह से एडिशन हुआ है यार, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरह से एडिशन हुआ है, और ये तरीका ही आपको याद रखना है, ये तरीका ही आपको याद रखना है। क्यों, कब, कैसे होता है कोई मतलब नहीं है, कहाँ होता है ये सीखो। मतलब नॉर्मल बेंजीन हो तो प्रोडक्ट ये बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। इसको मैं बोलूँगा मेमोराइज कर लो बहुत डायरेक्टली, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मेंस में आएगा, एडवांस में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। मतलब आ सकता है, चांस कम है हालांकि, लेकिन अगर मेंस में आता है ये, तो इसको एज इट इज़ पूछेगा, कोई वेरिएशन नहीं, ये 3 केस में ख़त्म। और ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपके रिएक्शन एनसीईआरटी मोड रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा लॉजिकल पार्ट के ऊपर आते हैं। देखो मैं ना आपको सारे रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ, सुनो। एक देखो, अगर मैं आपको सब कुछ बताने लग गया ना, तो मुझे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करने में 2 साल लग जाएंगे, हमारे पास नहीं है 2 साल। दूसरी बात भाई, अगर मैं आपको 2 साल का कंटेंट, पता है कितना पेज का होता है, अगर मैं आपको अंदाज़ा बताऊँ ना, केवल केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ढंग से कंटेंट पढ़ो ना, 600-800 पेज का होता है यार। अगर मैं आपको दूंगा आप खुद डर जाओगे यार। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे, वही आपके काम की है, वही सीख लो यार। अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो सुनो। एक देखो, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेंजीन रिंग के बारे में। देखो ये जो आपका बेंजीन रिंग है ना, ये जो आपका बेंजीन रिंग है, इसके बारे में खास बात क्या है यार, आप देखो ये ना इलेक्ट्रॉन रिच है यार। ये जो आपका बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन रिच है, आपको दिख रहा है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अवेलेबल है। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, जो आपके पास बेंजीन रिंग है कैसा होता है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होता है, पहली बात मुझे कैसे पता कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। एक चीज़ देखो ना, ये जो आपका बेंजीन रिंग है इसके पास क्या है, 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे डीलोकलाइज्ड है पूरे रिंग में। तो आपको समझ आ रहा है, इसके पास काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अवेलेबल है। तो आपका बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है, और जो भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है। इसका मतलब जो आपका बेंजीन रिंग होता है ना, जो आपका बेंजीन रिंग होता है वो खुद किसका बिहेवियर शो करता है, इट एक्ट्स एज
अ न्यूक्लियोफाइल, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका बेंजीन रिंग होता है, जो आपका बेंजीन रिंग होता है वो खुद न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। क्यों भाई? बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों करता है? मुझे कैसे पता? क्योंकि आपका बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका बेंजीन रिंग खुद न्यूक्लियोफाइल है तो क्या आपको मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए एक बात समझ आ गया कि आपका न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ? आपका न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, हाँ कि ना? आपका न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो आपका बेंजीन रिंग क्योंकि खुद ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ काफ़ी अच्छा, काफ़ी आसानी से इंटरैक्शन करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरैक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बेंजीन के केमिकल रिएक्शंस की बात करूँ ना, तो देखो हमारे पास कैसे कैसे रिएक्शन हो सकते हैं। अगर मैं बहुत ब्रीफली आपसे पूछूं तो आप बोलोगे भाई हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन में 3 चीज़ हो सकती है। मैं बोलूँगा कौन सी? आप बोलोगे देखो, एक आपके पास एडिशन हो सकता है, एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक आपके पास एलिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल पे आप मेरे को जवाब दोगे। मैं बोलूँगा एक चीज़ बताओ, एलिमिनेशन में क्या होता है? हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर आप नहीं भी पढ़ा है तो इतना समझ लो, एलिमिनेशन में क्या होता है, हमारा 2 ग्रुप्स या 2 एटम लीव करता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन भाई बेंजीन रिंग के पास तो पहले से ही 3 पाई बॉन्ड है, तो इसे वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने का क्या ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। इसका मतलब आपका बेंजीन रिंग यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादातर नहीं दिखाता है। अब बच गया कौन सा? एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं बेंजीन रिंग में एडिशन परफॉर्म करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग की, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलो ठीक है, मान लिया बेंजीन आपका खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो हो जाना चाहिए। चलो कोशिश करते हैं। देखो ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का थीम याद है? कुछ भी मान लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन थीम था हमारे पास एडिशन ऑफ एच, तो मान लेते हैं हमारे पास एच टाइप का कंपाउंड है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या, याद करो क्या होता था? इन शॉर्ट क्या होता था, ये जो आपका पाई बॉन्ड है इसका क्लीवेज होगा और एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आके लग जाएगा, दूसरे कार्बन के ऊपर जो भी आपका एक्स है, जनरली हाइड्रोजन होता है, वो आके लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एडिशन रिएक्शन हो गया। लेकिन एक चीज़ देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की कि पहले जो आपका बेंजीन रिंग एरोमेटिक था, उसको आपने नॉन एरोमेटिक स्पीशी में कन्वर्ट कर दिया। मुझे बताओ, जो भी आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है क्यों होता है? उसका कहीं ना कहीं कारण होता है स्टेबिलिटी को अटेन करना। और यहाँ पे आपने क्या किया, जो कंपाउंड स्टेबल था उसको आपने कंपैरेटिवली लेस स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया, तो क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए आपका एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग नहीं होता। एक चीज समझना, यहाँ पे मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास नॉन एरोमेटिक स्पीशी बन रहा है। देखो, अगर आपका रिएक्शन के बीच में नॉन एरोमेटिक स्पीशी बने और फाइनली जो प्रोडक्ट बने अगर वो ज़्यादा स्टेबल चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका एंड प्रोडक्ट ही नॉन एरोमेटिक स्पीशी बन रहा है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। समझ आया? तो आपको समझ आ गया कि हमारा बेंजीन रिंग एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा नहीं पाएगा, एडिशन रिएक्शन दिखा नहीं पाएगा। बच गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो भी 2 टाइप का हो सकता है कि हमारे पास या तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दे बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को, या तो हमारा न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर दे बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक को बोल सकते हैं हम, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आप लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज मत हो। ठीक है, देखो ऐसा नहीं, मुझे ना टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं आती है, मुझे भी आती है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, लेकिन मैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहा यार, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको डराना काम नहीं है, आपको सिखाना काम है। पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब होता है इसका? देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है ना,
कि आपके पास बेंजीन रिंग है, आपको पता है बेंजीन रिंग के हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, इसको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर देगा। सही बात है, ऐसा कुछ होगा। और ऐसे ही आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है आपके पास? देखो, ये आपके पास ऐसे हो सकता है कि ये जो आपके पास बेंजीन रिंग है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे आके लग जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, मुझे खुद बताओ दिल पे हाथ रख के, आपके हिसाब से ज़्यादा फेवरेबल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्या मैंने आपको बताया है कि जो आपका बेंजीन रिंग होता है उसका खुद का नेचर न्यूक्लियोफाइल जैसा होता है, और न्यूक्लियोफाइल का चाहत होता है इलेक्ट्रोफाइल से इंटरेक्ट करना, है ना। देखो, इसको ना मैं आपको समझा सकता हूँ, कोई भी ऑफेंड मत होना प्लीज़, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली लड़के आपके लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बहुत केस में क्या होता है, लड़के लड़कों से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं आजकल, है ना। समझ गए ना बात को? वैसा ही कुछ है, तो ऐसा कुछ है ना। तो आपका ज़्यादा फेवरेबल होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो जाता है, होने वाले को कौन रोक सकता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। देखो, मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी एडवांस के लिए भी बहुत फेवरेट थीम है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है ना, तो डिटेल में मैंने इसको पढ़ा रखा है माइक्रो कोर्स में, 4 घंटे का लेक्चर है, मैकेनिज्म में पढ़ा रखा है, ठीक है। लेकिन मैं ना इस पे 4 घंटे नहीं देने वाला, मैं इस पे हार्डली 1 घंटा दूंगा, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए मैं काफ़ी हद तक जुगाड़ पे चलूँगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है लिख लो यार आप। एक तो देखो, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, इसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे नाइट्रेशन, इसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे सल्फोनेशन, इसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन, और नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रीडिलक्राफ्ट असाइलेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा देखो, मुझे श्योरिटी नहीं है कि ये क्राफ्ट में सी आता है कि के आता है, हालांकि सी आता है, ठीक है, फिर भी चेक कर लेना एक बार, लेकिन सी आता है मेरे ख्याल से। अच्छा, एक चीज़ देखो, आपके पास इन सभी केस में इलेक्ट्रोफाइल होगा कोई ना कोई, जो कि आपके बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। हैलोजिनेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा एक्स पॉजिटिव, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2 पॉजिटिव, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल होगा SO3H पॉजिटिव कह सकते हो, फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल होगा R पॉजिटिव, फ्रीडिलक्राफ्ट असाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल होगा ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपके पास पूरा कहानी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। इसमें से सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे पता है आपको? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जितने भी रिएक्शन लिखे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपका फ्रीडिलक्राफ्ट रिएक्शन है, बोथ एल्काइलेशन एंड असाइलेशन, और आपका नाइट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं पूछता है, बाकी भी पूछता है यार, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना बात आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में। आप हेडिंग डालो फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है।
देखो यहाँ पे रिएक्शन का थीम क्या है वो समझो, मैं आपको समझाता हूँ। रिएक्शन का ना बहुत ही सिंपल सा थीम है यार। आपके पास बेंजीन रिंग होगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एल्काइल हैलाइड होगा, और यहाँ पे जनरली इस्तेमाल करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 का, ये बेस्ट काम करता है। हालांकि इसके अलावा और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, देखो आपके बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप आके लग जाएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है, साथ में आपका HX बनता है, साथ में आपका AlCl3 वापस बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर मैं हल्का आपको इसका जुगाड़ू मैकेनिज्म बताऊँ, ठीक है, जुगाड़ू मैकेनिज्म जो आपको आंसर लाने में हेल्प करे अभी के लिए, वो क्या है वो समझो। अब एक चीज़ देखो ना, ये आपका एल्काइल हैलाइड है और ये आपका एनहाइड्रस AlCl3 है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह में कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है। देखो आपको पता है, आपको खाली रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करना होता है। आपको पता है हैलोजन एटम के पास लोन पेयर होता है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। AlCl3 काम करता है लुईस एसिड का, एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, तो ऐसे आपका एरो चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, R आएगा, X आएगा, AlCl3 आएगा, ठीक है। अब देखो हैलोजन ने खुद का लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। AlCl3 पहले न्यूट्रल था, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से हैलोजन अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा, और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, R पॉजिटिव बाहर निकलेगा, और साथ में ये AlXCl3 माइनस बाहर हो जाएगा, है ना। तो उसको दिखा नहीं रहा, चलो मैं। अच्छा आप बोलोगे ये काम क्यों हुआ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना यार। ये हैलोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका फॉर्मल चार्ज है ना। देखो इसके पास 3 लोन पेयर पहले था, 1 लोन पेयर डोनेट किया, 2 लोन पेयर अभी भी है। आप अगर देखोगे 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये चार्ज इसका फॉर्मल चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जब भी आपके पास फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होता है, कॉन्सेप्ट आप ऐसा लगाते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा, और यहाँ पे आपके पास ये बाहर निकल के यहाँ पे फोर्सफुली आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब अगर आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है ना, तो कार्बोकैटायन आपका रीअरेंजमेंट दिखाता है, तो आपको यहाँ पे रीअरेंजमेंट दिखाना है, ठीक है। अब बहुत सारे समझदार लोग आके मुझे मत कहना है यहाँ पे कि यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता, यहाँ पे ना पोलराइज कॉम्प्लेक्स बनता है, आप गलत बता रहे हो। मुझे पता है यार, लेकिन कार्बोकैटायन बनता है समझने से आपका आंसर आ रहा है तो ख़त्म बात, ठीक है। तो आपको ध्यान के रखना है, यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे ही आपका रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, आपको पता होना चाहिए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट दिखाना है, रीअरेंजमेंट करा देना है, रीअरेंजमेंट करा देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा फिर, तो ये आपका बेंजीन रिंग है, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, और यहाँ पे आपके पास R पॉजिटिव है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। अब आपको खाली क्या करना है, शॉर्टकट मोड में चल रहा हूँ मैं, ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल, आपको खाली ऐसा करना है कि यहाँ से यहाँ एरो दिखा देना है, और ये जुड़ गया इसके ऊपर। कैसे जुड़ा, असलियत में क्या हुआ, कुछ काम का नहीं, जुड़ गया, बात खत्म। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। देखना आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, इससे आगे की कहानी को हम अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे एरोमेटिक पार्ट 2 में, ठीक है। तो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके लिखना इजी केमिस्ट्री JEE नीट, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। हम अपने चैनल के ऊपर 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश करें, मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।